नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर-टाइमन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, राइमर-टाइमन रिएक्शन क्या होती है? इस रिएक्शन में हम फेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, फेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। ठीक है, जब भी फेनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो क्या होता है कि फेनॉल में एक एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो ये है राइमर-टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो फेनॉल की रिएक्शन जैसे हमने करवाई है क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कली के साथ, ठीक है, और इसको हीट करते हैं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अभी इसका और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप इसमें आता है ये ऑर्थो पोजीशन पे होता है। फिनोल की कौन सी पोजीशन पे होता है? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। पर पैरा वाला भी इसमें बनता है प्रोडक्ट, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? ऑर्थो वाला ही मेजर क्वांटिटी में बनता है। पैरा भी बनता है लेकिन माइनर अमाउंट में बनता है वो। ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये फिनोल है, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं? एल्कली की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो ये फिनोल इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये पहले एसिड, फिनोल का करैक्टर एसिड है और ये बेस है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन की वजह से ये एक फिनोक्साइड आयन जनरेट होता है। ठीक है, तो सेकंड उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्लोरोफॉर्म हमने यूज किया है और ये बेस यूज किया है, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का करैक्टर भी एसिडिक करैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे इस क्लोरोफॉर्म में इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं और क्लोरीन एटम्स का -I इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं कार्बन से। तो अब कार्बन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये H पॉजिटिव बनके ये अल्टीमेटली बाहर निकल जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के अंदर एसिडिक करैक्टर होता है, तो जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव यहां से निकल जाता है और इसका ये कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये कॉन्जुगेट बेस जो बना है ये E1CB रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर। ठीक है, किसी भी कॉन्जुगेट बेस के अंदर जब इस टाइप से कोई ग्रुप नहीं, ये कॉन्जुगेट बेस बना है, ये कॉन्जुगेट बेस जैसे यहाँ पे बन जाएगा, 3 क्लोरीन थे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया था, अब हमारे पास ये बन गया है। ठीक है, तो जब ये किसी भी कॉन्जुगेट बेस में से जब एक एटम कोई इस टाइप से या कोई ग्रुप निकल जाता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं E1CB रिएक्शन। ये एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ से ये Cl यहाँ निकल जाता है और ये जब ये कार्बन और Cl का ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, जब ये Cl निकलता है तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता है? क्लोरीन लेके जाता है। ठीक है, और पहले ये जो H वाला ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए थे? कार्बन ने लिए थे, इसलिए इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आया था। ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? Cl ले गया, इसीलिए हमारे पास ये बन जाता है एक नया इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, ये कार्बीन कैसी है? डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं इसको। कोई भी ऐसा कार्बन जिसकी 2 वैलेंसी हो और एक उसके पास लोन पेयर हो, उसको बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, अब इस कार्बीन में दोनों यहाँ क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, तो अब ये डाइक्लोरोकार्बीन हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। तो बेस ने क्या काम किया है? 2 काम किए बेस ने। एक तो फिनोल से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके फिनोक्साइड आयन बनाया है, दूसरा इस बेस ने ये जो क्लोरोफॉर्म था इसके साथ रिएक्शन करके ये डाइक्लोरोकार्बीन बनाया है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फिनोक्साइड आयन जनरेट हो जाता है बेस की वजह से और एक ये डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट हो जाता है। तो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, अब ये जो हमारे पास जो कार्बीन होती है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल करैक्टर होता है। इसके अंदर कौन सा करैक्टर होता है? इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास सोडियम ये जो फिनोक्साइड बना है ये न्यूक्लियोफाइल होता है। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि इसका ये नेगेटिव चार्ज इस टाइप से इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा और ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि कार्बीन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए यहां से ये बॉन्ड इस पे अटैक कर देगा। ठीक है,
तो ये वाला जो स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है। अब स्लो क्यों होता है, यहाँ पे आपको ये बेंजीन रिंग दिख रही है, ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग दिख रही है ये इसका नेचर यहाँ पे कैसा है, अरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से जो हम निकालते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर, तो वो देखते हैं तो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही एरोमेटिक है। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल। अब यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो गई, इसने एरोमेटिसिटी अपनी लूज कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी तो जब किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है तो वो अनस्टेबल बनता है। तो जब भी स्टेबल से कोई अनस्टेबल कंपाउंड बनता है तो वो वाला स्टेप हमेशा स्लो होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है, इसीलिए अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए, एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करने के लिए ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इस कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होते हैं और ये डबल बॉन्ड इस टाइप से ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक टाइप का कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है, ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म टाइप का ये एक स्टेप होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां से ये जो H पॉजिटिव निकलेगा, अब ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास नहीं जा रहा, ये देखने में कैसा लग रहा है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जैसा ये स्टेप लग रहा है, लेकिन ये H पॉजिटिव यहां से इस कार्बन के पास जाएगा। क्यों, अब देखो यहाँ पे एक तो ये ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, O नेगेटिव और कार्बन नेगेटिव में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वही प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा कार्बन वाला होता है। ऑक्सीजन और कार्बन को अगर कंपेयर करते हैं तो कार्बन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए ये जो H पॉजिटिव यहां से निकलेगा ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, और ये इधर ट्रांसफर होगा, या O नेगेटिव बनेगा या C नेगेटिव है, तो ये कार्बन के ऊपर जाएगा ये H पॉजिटिव, ठीक है। तो एक टाइप से दिखने में तो ऐसा लग रहा था कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जैसा स्टेप है, लेकिन एक्चुअल में ये एसिड बेस टाइप का स्टेप है, ठीक है, और H यहाँ पे चला जाता है कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास जो हमने मीडियम ले रखा है ये एल्कलाइन मीडियम है, एक्वस एल्कलाइन मीडियम है ये, ठीक है। तो जब भी किसी भी कार्बन पे हेलोजन जुड़ी होती है और एक्वस एल्कलाइन मीडियम लेते हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो उसकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और उसकी हाइड्रोलिसिस से हेलोजन की जगह आ जाता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए यहां से डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाता है ये, और जब इसमें एसिड डालते हैं तो यहाँ फेनोक्साइड से फेनोल बन जाता है। जब इसमें H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये जो फेनोक्साइड था ये किस में बदल जाएगा, फेनोल में, और यहाँ पे ये जो एक कार्बन है इसके ऊपर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ से ये इस टाइप से वाटर रिमूव हो जाता है, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं। इसी टाइप से हमारा ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस रिएक्शन के अंदर ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है, ठीक है, पैरा वाला भी बनता है लेकिन उसकी क्वांटिटी माइनर होती है, उसका जो बनने का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है। तो अब ऐसा क्या है इसमें कि ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसको सैलिसैल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस टाइप से यहाँ पे ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ऑर्थो पे यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, इस OH का ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है इनके बीच में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल बन जाता है और इसीलिए ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन पैरा वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसीलिए वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ये देख लिया है, मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अगर सेम रिएक्शन जैसे हमने यहाँ फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई है एल्कलाइन मीडियम में, अगर मैं यहाँ पे फिनोल की रिएक्शन
कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवा देता हूं एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, तो हमारे पास इंस्टेड ऑफ ये जो सैलिसैल्डिहाइड बना है, ये जो सैलिसैल्डिहाइड बना था, इसकी जगह हमारे पास बनेगा ये सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब ये सैलिसिलिक एसिड क्यों बनता है? अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो इसके लिए अब ये मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। एक्चुअल में क्या होता है, देखो अब ये तो आपको पता है कि फेनोल को जब बेसिक मीडियम में रखते हैं, फेनोल को जब बेसिक मीडियम में रखते हैं तो फेनोक्साइड आयन बनेगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब ये फेनोक्साइड आयन कैसा करेक्टर, इसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है, इसका करेक्टर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक। और कार्बन के ऊपर जब 4 क्लोरीन जुड़ गए हैं, कार्बन के ऊपर 4 हमने क्लोरीन अटैच कर रखे हैं यहाँ पे, तो कार्बन का करेक्टर जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस टाइप से इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये इस पे अटैक करेगा और एक Cl यहाँ से -Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, जैसा पहले मैंने बताया था, ये स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा, वही से सेम पहले वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है बेंजीन का, ठीक है। तो अभी दूसरे वाला स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, यहां से ये H कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पीसीज बनती है, ये वाला कंपाउंड हमारे पास बनता है। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, जैसे आपने पहले पढ़ा है कि किसी भी कार्बन पे हेलोजन जुड़ी रहती है और उसकी एक्वस एल्कली के साथ या डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हेलोजन की जगह क्या आ जाता है, हाइड्रोक्साइड आ जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। फिर एक कार्बन के ऊपर, जैसा कि आपको पता है, 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए यहां से वाटर रिमूव हो जाता है, यहां से क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फेनोल के जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। अब सैलिसिलिक एसिड भी आपने यहाँ पे देखा है कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ही यहाँ पे भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी यहाँ पे क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो का किस लिए बनता है, जैसे एल्डिहाइड के केस में होता है वैसे ही एसिड के केस में भी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है और ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये था फेनोल की रिएक्शन, रिमर-टाइमन रिएक्शन। तो इसमें फेनोल की रिएक्शन जब करवाते हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ तो एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है यहाँ ऑर्थो पे, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाता है।